प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक पांडे आप सभी का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, जिसमें 1 से 15 तक क्वेश्चन और 15 से 30 क्वेश्चन तक हम लोग क्या कर लिए थे, डिस्कशन कर लिए थे। आज हम लोग को 31 क्वेश्चन से क्या करना है, डिस्कशन करना है। और यही क्वेश्चन क्या हुए, ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप क्या किए जा रहे हैं, बार बार जो है डिस्कशन किए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग करते हैं, जो है क्वेश्चन करते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। यह कह रहा है कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता मैंने अगर डिस्कशन किया था, अगर आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, तो एकहरी, दोहरी और तेहरी नागरिकता। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। दोहरी नागरिकता है, ऑप्शन नंबर बी है एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोहरी नागरिकता का प्रश्न ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो हमने बताया था, अगर आपको याद है, कि दोहरी नागरिकता भारत में नहीं पाया जाता। और दोहरी नागरिकता भारत में नहीं पाया जाता, और कहाँ पाया जाता है, दोहरी नागरिकता अमेरिका में पाया जाता है। और दोहरी नागरिकता का मतलब हमने बताया था आप लोगों को, अगर याद होगा, कि एक ही व्यक्ति केंद्र का भी नागरिक होगा और राज्य का नागरिक होगा। इस स्तर पर हम लोग कहते हैं कि यह क्या है, दोहरी नागरिकता की विशेषता है। और दोहरी नागरिकता भारत में नहीं पाया जाता, बल्कि अमेरिका में जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकल नागरिकता। तो इसका राइट आंसर होगा एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता पाया जाता है, और यह एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है भारतीय व्यवस्था में। तो इस प्रकार 31 क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वह आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। यह कह रहा है कि किसको भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार या शक्ति दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन नंबर बी है संसद को, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगर आपको याद होगा, बेसिक क्लास हमने सिलेबस का इंट्रोडक्शन किया था, तो सिलेबस का इंट्रोडक्शन करते दरमियान हमने एक अनुच्छेद का जिक्र किया था। वह अनुच्छेद था अनुच्छेद 32, और अनुच्छेद 32 में यह बताया गया है रीट के बारे में। किसके बारे में बताया गया है, रीट के बारे में, कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या अतिक्रमण होता है, तो वैसे संदर्भ में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रीट जारी करता है। और अनुच्छेद 226 के तहत यह अधिकार हाई कोर्ट को प्राप्त है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि मूल अधिकारों का जब किसी व्यक्ति का अतिक्रमण होता है, यह अतिक्रमण किसी समाज के द्वारा, किसी समुदाय के द्वारा या किसी राज्य के द्वारा हो रहा हो, तो ऐसे संदर्भ में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार प्रदान किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और 226 के अंतर्गत जो उपचार प्रदान किए जाते हैं रीट के रूप में, वह अनुच्छेद होता है 226। तो इस संदर्भ में सिर्फ मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी बात की गई है, वो किसके लिए की गई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए की गई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए नहीं की गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो दिया है कि भारत के सभी न्यायालयों को, तो भारत के सभी न्यायालयों, ये आंसर नहीं होगा,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। संसद को यह भी नहीं होगा, राष्ट्रपति को यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को यह अधिकार अनुच्छेद 226 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। क्वेश्चन बोल रहा है नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यह कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां से कहां तक है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां से कहां तक है। ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहने का मतलब अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किसके बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। और इस मूल अधिकारों को किस भाग में रखा गया है, भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 हैं। और मूल संविधान में कितनी थी, 7 थी। तो 7 जो थी उसमें एक संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से बाहर करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इस कानूनी अधिकार को संपत्ति के अधिकार के रूप में भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 34 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, इन अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद भिन्न कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब इसमें कोई 3 अनुच्छेद जो हैं, 3 ऑप्शन हैं, वो एक कैटेगरी में आते होंगे और एक ऑप्शन जो है उस कैटेगरी से बाहर होगा। तो जो बाहर होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार है, समता का अधिकार। 15 भी क्या है, समता का अधिकार है। 16 भी क्या है, समता का अधिकार है। तो इस प्रकार समता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का जो विस्तार है वह विस्तार है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। तो जब अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक राइट टू इक्वलिटी या समानता के अधिकार का बात किया गया है, तो इस प्रकार अनुच्छेद 19 जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम जो है, जो राइट टू फ्रीडम का विस्तार किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 है। तो इस प्रकार 14 से 18 समानता का अधिकार है। चूंकि 14, 15, 16 ऑप्शन दिया है तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आएंगे, और अनुच्छेद 19 दिया है तो यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या है, ए बी सी से क्या है, भिन्न वर्ग में आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा
अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। कह रहा है कि अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी था, अनटचेबिलिटी को किस अनुच्छेद के द्वारा क्या किया गया, व्यवस्था किया गया या समाप्त किया गया, उन्मूलन किया गया। तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो कहने का मतलब छुआछूत या अस्पृश्यता को क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से एबोलाइज कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी सोसाइटी, कोई भी समुदाय इस तरीके का कार्य करता है या ऐसे कार्यों में संलिप्तता दिखाता है तो उसके अगेंस्ट में सरकार सजा का प्रावधान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो मैंने आपको बताया होगा एक अधिकार था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और ये धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार था, इसमें जो अनुच्छेदों का विस्तार था वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक थे, 25 से 28 तक। तो मूल अधिकार में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 जो है वह वह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा होगा, धर्म की स्वतंत्रता से। तो अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, धर्म की स्वतंत्रता से। तो इस प्रकार ऑप्शन हम लोग का कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कहने का मतलब यह है कि जब मूल अधिकारों का संरक्षक कहे तो आप सबसे पहले अपने मन में यह प्रश्न राइज कर लीजिए कि कौन सी ऐसी संस्था है जो लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है या मूल अधिकारों के अतिक्रमण होने के संदर्भ में वह उनको क्या करती है, उपचार प्रदान करती है। तो इस प्रकार जब ऐसा आप विचार करेंगे तो आपके मन में सबसे पहले यही आएगा कि उपचार से संबंधित दो प्रकार के अनुच्छेदों का बात किया गया है। एक बात किया गया है अनुच्छेद 32 और दूसरा किया गया है अनुच्छेद 226। 32 में हम लोगों ने बात किया कि यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, रीट जारी किया जाता है, और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, रीट जारी किया जाता है। और ये दोनों संदर्भों में जो रीट जारी किए जाते हैं वह इसलिए कि लोगों के मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट की क्या की जा सके, सुरक्षा की जा सके, सुरक्षा या रक्षा क्या की जा सके, की जा सके। तो इस प्रकार चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन में दिया है और हाई कोर्ट नहीं दिया है, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों होता एक साथ तो दोनों क्या होते, आंसर होते। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट दिया है तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कौन रक्षा करता है, मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में
किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? बाबा भीमराव अंबेडकर, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को हृदय एवं आत्मा कहा है संविधान के? तो इस प्रकार मैंने अभी फिर डिस्कशन किया था कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही BR अंबेडकर जो है क्या कहते हैं? हृदय एवं आत्मा। हृदय एवं आत्मा। तो इस प्रकार हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 39 क्या कह रहा है? आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। 39 यह कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर रहा है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। यह कह रहा है कि जो ये वेलफेयर स्टेट का बात किया जाता है, कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है, इस कल्याणकारी राज्य के बारे में जानकारी हम लोगों को भारतीय संविधान में कहाँ से मिलता है, यह पूछ रहा है। तो यह क्वेश्चन आप तभी कर पाइएगा जब बेसिक स्तर पर हर टॉपिक के बारे में हम क्या करते रहिएगा, जानकारी रहेगी आपको। और जानकारी, ये सारी चीज़ें हमने आपको जो है पहले दूसरे क्लास में क्या किया है? डिस्कशन किया है। जबकि मैंने अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ डिस्कशन के स्तर पर जो है क्या है, चीज़ों को डिस्कस किया गया है, जिससे आपके क्वेश्चन क्या हो रहे हैं बने। अगर आपने संडे को समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया हो, तो समीक्षा अधिकारी के पेपर में जो भी 6 से 7-8 क्वेश्चन आए हुए थे, वह सभी क्वेश्चन मैंने एक दिन क्लास लिया था, और उस क्लास के बेसिस पे क्या है, वो भी इंट्रोडक्शन क्लास था, उन सभी प्रश्नों का मैंने डिस्कशन किया था, और वो सभी क्वेश्चन क्या हुए हैं, एग्जाम में पूछे गए। अब वह प्रश्न पूछे गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने डायरेक्ट वही प्रश्न बताया। मैंने डायरेक्ट वही प्रश्न नहीं बताया, लेकिन मैंने वैसे प्रश्नों का क्या किया था, चर्चा किया था, डिस्कशन किया था, और आपसे यह भी बोला था कि यह आपके एग्जाम में आने की क्या है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि वैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आगे आने वाले समय में क्वेश्चन क्या है, पूछे जाने की संभावनाएं बहुत अधिक है। बस हो सकता है कि सिर्फ अंतर इतना होगा कि क्वेश्चन का आंसर वही होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव किया जा सकता है। आइए देखते हैं 39, वेलफेयर स्टेट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वेलफेयर स्टेट होता क्या है। वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य का मतलब यह है कि राज्य अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ सुनिश्चित कर सके। अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ क्या कर सके, सुनिश्चित कर सके। कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति या ऐसा समुदाय जो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ा हुआ हो, जो समाज के या विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्तियों के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर वेलफेयर कार्य किए जाते हैं, कल्याणकारी जो है कार्य किए जाते हैं, और इस कल्याणकारी कार्य के माध्यम से ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम से क्या किया जाता है, जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार जो कल्याणकारी राज्य के बारे में पता चलता है, एक भाग 4 बनाया गया है। भाग 4 पार्ट 4, और पार्ट 4 में डीपीएसपी बताया गया है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है। अनुच्छेदों का विस्तार जो है 36 से लेकर कहाँ तक है, 51 तक है। तो इस प्रकार
जो है जो कल्याणकारी राज्य के बारे में बात किया गया है वह ऑप्शन नंबर ए में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है वेलफेयर स्टेट का नेचर दिखाई देता है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए? तो अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले ही क्लास में डिस्कशन किया था, डिबेट किया था कि किसके जो है संस्तुति पर शामिल किया गया। तो एक समिति बनाया गया था, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य या एफडी को क्या किया गया? भाग 4 क के अंतर्गत रखा गया, और भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में रखा गया। जब एफडी शामिल किया गया तो उस समय एफडी की संख्या कितनी थी? 10 थी, और 2002 में एफडी की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 11, 10+1। तो इस प्रकार जो मूल कर्तव्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर वही पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य को जो है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है या रूस से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कि मूल कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 क में रखा गया है। तीसरा प्रश्न कि मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया। किस अनुच्छेद में रखा गया? 51 क में रखा गया। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है शामिल किया गया भारतीय संविधान में? तो 44वां संविधान संशोधन। कब शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? तो 1976 में शामिल किया गया। तो इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि 7-8 प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं, हमने क्या किया? आपको डिस्कशन किया, जो इसी से बार बार क्या जाते हैं? क्वेश्चन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? अभी हमने बताया कि किस भाग में है? भाग 4 क या 4A में क्या है किया गया है? मौलिक कर्तव्य के बारे में, एफडी के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए? ये बताइए। मैंने अभी डिस्कशन किया, देखिए क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। ये सभी क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ उसमें भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आए। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं 100% है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन देख लें तो तुरंत सेकेंडों में क्या कर दें? उसको सही कर दें। उसके लिए आपको दिमाग का प्रयोग करना न पड़े। तो आइए देखते हैं तो कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां। हमने बताया कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एफडी 10 एफडी को जोड़ा गया, और 2002 में इनकी संख्या बढ़ के हो गई 10-1 तो बराबर क्या हो गए? 11 मूल कर्तव्य हो गए। और 11 मूल कर्तव्य जो जोड़े गए किस भाग में रखे गए? भाग 4 क में रखे गए। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्या कह रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है
तो देखिए चुनाव जो किया जाता है दो तरीके से, जो चुनाव या निर्वाचन किया जाता है दो तरीके से, तरीका उसका दो है। एक तरीका है प्रत्यक्ष निर्वाचन या डायरेक्ट इलेक्शन, और दूसरा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन या इनडायरेक्ट इलेक्शन। एक है डायरेक्ट इलेक्शन और एक है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये है कि जिस भी चुनाव में, जिस भी इलेक्शन में जनता डायरेक्ट भागीदारी निभाएगी या जनता डायरेक्ट अपने वोट के माध्यम से क्या करेगी, प्रतिनिधि को चुनेगी, तो वह चुनाव कौन सा चुनाव कराएगा, प्रत्यक्ष चुनाव कराएगा। जैसे एमपी, एमएलए, इन सभी का चुनाव क्या होता है, डायरेक्ट होता है। इसमें डायरेक्ट जनता क्या करती है, भाग लेती है, उनको वोट देती है और वह वोट के माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाते हैं और संसद या विधानमंडल में जाके क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है कि उसमें जनता जो है वोट नहीं करते, बल्कि जनता के प्रतिनिधि क्या करते हैं, वोट करते हैं और नए प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोटिंग नहीं करती, बल्कि जनता के जो प्रतिनिधि पहले से चुने होते हैं वह वोट में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो इस प्रकार जनता के रेफरेंस में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, इन सभी का जो चुनाव होता है वह चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। उसके लिए एक व्यवस्था की गई है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा। तो अप्रत्यक्ष तरीके से आनुपातिक पद्धति द्वारा एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा क्या किया जाता है, चुनाव संपन्न कराया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। 44 नंबर को कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक निर्वाचक मंडल होता है और निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, इन तीनों सभाओं के जो है जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जिनका इलेक्शन किया जाता है, वो क्या करते हैं, निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं और चुनाव में क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो इस प्रकार जिनका निर्वाचित होता है वो सभी क्या करेंगे, चुनाव में भाग लेंगे राष्ट्रपति के। तो पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए केवल राज्यसभा के सदस्य, केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्य। डी दिया है राज्यसभा, लोकसभा। तो चूंकि केवल शब्द का प्रयोग किया गया है और केवल राज्यसभा नहीं बल्कि इसमें राज्यसभा के साथ लोकसभा और विधानसभा के सदस्य भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। यहाँ भी केवल शब्द का प्रयोग किया गया है तो इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी केवल राज्य की विधानसभा और लोकसभा के बारे में बात कर रहा है तो ये भी गलत होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है, चुनाव कराया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। तो 44 का जो डी है वह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र सौंपता है वह त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। तो इस प्रकार किसको सौंपता है, तो उसको सौंपता है जो उपराष्ट्रपति होता है, वह जो है राष्ट्रपति का त्यागपत्र क्या करता है, स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 और 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है किसके द्वारा आहूत की जाती है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए, एक बुलाने कौन बुलाता है और कौन अध्यक्षता करता है? तो राष्ट्रपति क्या करता है? जो राष्ट्रपति होता है वह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक को बुलाता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है? अध्यक्षता करता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया, यहीं तक था। 46 सेट तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस प्रकार जो है इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक। थैंक यू। इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, पुनः मिलते हैं। थैंक यू।